अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतहर काज़मी। हुकूमत की जानिब से एक आईनी तरमीम का मामला काफी दिनों से आप देख रहे हैं कि मीडिया के ऊपर प्ले हो रहा है। हुकूमती जो इत्तेहाद है उसके बहुत सारे आप लीडरान की बात करें तो वो जाके मुलाकातें कर रहे हैं, मीडिया को इंटरव्यू दे रहे हैं, लेकिन एक बड़ा इशू रहा कि ये जो भी मुजव्वज़ा तरमीम है इसका मसवदा पार्लियामेंट में अभी तक पेश नहीं किया गया और लगा ऐसे कि जैसे कोई खुफिया कानून वो लाना चाह रहे हैं। अब जो ड्राफ्ट सामने आया है उसको तो देख के अगर आप बड़े सिंपल से वर्ड्स में और मतलब बड़ी अगर आप नरम सी उसकी तशरीह करें तो ये बुनियादी तौर पे आपको अदलिया की आज़ादी के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर और डेमोक्रेसी के ऊपर एक गैर मामूली हमला लगता है। अगर आप इस आईनी तरमीम को देखें तो इसमें कहा गया कि जनाब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक और कोर्ट भी बना दी जाएगी, यानी आईनी एक अदालत बनाई जाएगी, वफाकी आईनी अदालत, जिसके सुप्रीम कोर्ट से जज साहिबान को भी लिया जा सकता है, रिटायर्ड जज साहिबान को, और उस जो आईनी अदालत होगी उसके जो चीफ जस्टिस होंगे, पहले चीफ जस्टिस का तकर्रर जो है वो हुकूमत करेगी, यानी वजीर आजम साहब बताएंगे सदर को कि इस शख्सियत को आप बना दें उधर का चीफ जस्टिस, और वहां पे जो जजेस की उम्र है उसको भी बढ़ा दिया गया है, 68 कर दिया गया इस तरमीम के अंदर। इसके अलावा इसमें कुछ और चीजें भी हैं, जजेस की तकर्री किस तरह होगी वो मामला भी है। फिर हाई कोर्ट के जो जज साहिबान हैं उनकी मर्जी के बगैर उनको दूसरे हाई कोर्ट्स में ट्रांसफर किया जा सकेगा, सदर मुमलिकत उनको ट्रांसफर कर सकेंगे। और जो जज मिसाल के तौर पे अगर आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट से किसी जज को लाहौर हाई कोर्ट में भेज देते हैं तो अगर वो वहां पे चला जाता है तो वो वहां पे जाके कभी भी चीफ जस्टिस नहीं बन सकता। तो ये एक तरह से क्या आपने लोगों को साइडलाइन करना है, ये अगेन एक अनप्रेसिडेंटेड किस्म का अटैक है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ऊपर। इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर काफी ज्यादा एतराज हो रहा है और अब शायद यही वजह थी जिसकी वजह से हुकूमत की जानिब से पार्लियामेंट के अंदर भी इसका मसवदा पेश नहीं किया जा रहा था। अब जब से ये तफसीलात सामने आई हैं, पहले तो वजीर दिफा ने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर क्या कहा इस मसवदे के हवाले से, जरा आप ये सुनिएगा, फिर हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ये डॉक्यूमेंट जो है इसमें कंप्लीट कंसेंसस आ जाएगा तो इंशाल्लाह ताला इस ऐवान में भी वो जरूर आएगा। जी, आपने सुना कि वजीर दिफा कह रहे हैं कि कंप्लीट कंसेंसस आ जाएगा तो फिर इसको ऐवान में भी पेश कर देंगे, तो फिर डिबेट किस चीज के ऊपर होगी? आप किसके लिए जाके मुलाकातें कर रहे हैं बार बार मौलाना से, जाके सारी लीडरशिप मिल रही है मौलाना से, चाहे वो नून लीग की लीडरशिप हो, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप हो। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो दोस्त हैं, जब से ये तफसीलात सामने आई हैं वो बड़े तरीके से अपने आप को इससे अलहदा करने की कोशिश कर रहे हैं। नवीद कमर साहब ने क्या कहा पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर, जरा सुनिएगा। इस वक्त सर्कुलेट कर रहा है या मीडिया पे है, टू बी ऑनेस्ट दिस इज नॉट कंसेंसस ड्राफ्ट। इसमें कई शिके ऐसी भी हैं जिस पे हमें भी एतराज। सो दिस इज नॉट ड्राफ्ट जिसको हम फाइनलिटी दे के समझे कि बस यही हुकूमत करना चाहती है। देखिए, अगर ये फाइनल ड्राफ्ट नहीं है तो मौलाना से वोट किस चीज के ऊपर आप लोग बार बार मांगने जा रहे हैं? अगर ये कोई ऐसी चीज है जिसके ऊपर आपको इतराज है तो फिर बिलावल साहब क्यों जा रहे थे? क्यों बिलावल साहब वजीर आजम से भी मिल रहे हैं, बार बार मौलाना से भी मुलाकातें हो रही है, जरदारी साहब भी गए थे तो उस वक्त वो साथ ले जाते, फाइनल करके आप ले जाते कि जी ये है हमारा। आपने तो इन तरामीम के ऊपर कोई एतराज नहीं किया। ये तरामीम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नॉलेज में थी, उन्होंने इसके ऊपर कोई एतराज नहीं किया कि एक नई आईनी अदालत बना दी जाए, हाई कोर्ट के जज साहिबान को ट्रांसफर कर दिया जाए, उनको सुमोटो का इख्तियार ले लिया जाए, किसी चीज के ऊपर कोई एतराज नहीं किया। लेकिन अब कहा जा रहा है कि जी अभी ये जो फाइनल नहीं है, तो भाई ये शाहकार किसने तैयार किया? आपकी हुकूमत है, आपने ये मसवदा तैयार किया। अब आगे ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं? क्या ये वैसे ही हर कोई इसको देख रहा है जिस तरह हम अभी यहाँ पे बात कर रहे थे कि गैर मामूली हमला अदलिया की आज़ादी के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, और बहुत सारे जो सीनियर वकला हैं वो भी इसी किस्म की आरा का इजहार कर रहे हैं। आमिर खान साहब ने कहा कि हमारी लाशों के ऊपर से गुजर के आप जनाब कोई नई इस तरह की कोर्ट बनाएंगे। तो ये मामलात आगे किस तरफ जा रहे हैं, इन सारे मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियो में हाफिज होकर साहब, सीनियर कानूनदान हैं, उनके साथ साथ जहांगीर जदून साहब अगेन सीनियर कानूनदान हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और वकील शौकत बसरा साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जी हाफिज साहब, आपकी शायद आज भी मौलाना से मुलाकात हुई और उस दिन भी जब वक्त वहां पे उनसे मिलने गया, हमने देखा कि आप भी उस मीटिंग के अंदर
मौजूद थे। तो क्या ये सारी चीजें उस वक्त मौलाना के साथ शेयर की गई थी जब पहली दफा उनसे मुलाकात करने हुकूमती वफ्द गया, तहरीक इंसाफ का वफ्द गया? क्या सबको पता था कि इस तरमीम के अंदर ये नकात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अतर भाई, आपका बहुत शुक्रिया। नंबर वन तो ये है कि जिसकी तरफ आपने इशारा किया है, उस वक़्त तक जो चीज़ें थी वो JUI के पास वो चीज़ें नहीं थी, और इसी चीज़ का जो था वो बार बार इजहार किया जा रहा था कि अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज आ रहा है तो उसके अंदर जिन लोगों ने वोट कास्ट करना है उनको जो है उसको कॉपीज़ मिलनी चाहिए, ताकि ये है कि उसे पढ़ ले। चूँकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बड़ा एक इम्पॉर्टेंट आपका सब्जेक्ट होता है कि जिसके अंदर ये है कि आपने कई सर्टेन डायरेक्शंस जो हैं वो लेनी होती हैं और 2/3 मेजॉरिटी के साथ आपको करना होता है, और उसको बार बार आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकते। तो ये एक गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो पार्लियामेंट को भी इन्फॉर्म करे, प्रॉपर एक प्रोसीजर उसको भी अडॉप्ट करे, जो अपोजिशन है उसके साथ भी एक शेयर करे, और जो भी रूल्स ऑफ बिजनेस है उसके मुताबिक अगर कैबिनेट की तरफ से आना है तो फिर असेंबली, फिर उसके बाद जो स्टैंडिंग कमेटी जो रेलिवेंट होती है इस केस के अंदर लॉ एंड जस्टिस है, फिर रिकमेंडेशंस, फिर उसके बाद वापस, ताकि ये मुख्तलिफ टीयर्स जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर जो आपके रूल्स ऑफ बिजनेस के अंदर है उन्हें फॉलो करके किसी जगह ये चीज़ ना रह जाए कि कोई ऐसी चीज़ हेस्ट के अंदर कर दी जाए जिसके कॉन्सिक्वेंसेस में बाद में ठीक ना हो। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने जो था वो इस चीज़ का एक्सप्रेस भी किया, और मैं ये समझता हूँ कि क्रेडिट उनको जाना चाहिए इस चीज़ के अंदर कि बावजूद इस चीज़ के कि जो आपको एक पॉलिटिकल एक्टिविटी नज़र आ रही थी उसके अंदर उन्होंने एक रोल प्ले किया, और रोल प्ले करने के अंदर जो है और साथ ही उन्होंने PTI को ऑन बोर्ड रखा उस चीज़ के अंदर, और कहा गया कि हमें ऑपोजिशंस को इसके अंदर बताना चाहिए, और उसका यही रिजल्ट्स निकला। और दो चीज़ें थी, एक ये थी कि आप इसको बताएं, और दूसरा इतनी जल्दी के अंदर ये चीज़ें जो है वो नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि अगर आप एक पूरा पैकेज लेके आ रहे हैं जिसके अंदर आप अभी JUI या मौलाना का क्या मौकिफ है? क्या वो कुछ इस तरमीम में से कुछ चीजों को निकाल के इसके हक में वोट देने के लिए तैयार हैं? क्या अभी इस वक्त क्या स्टेटस है? अतर एक तो ये है कि वो बताएंगे उस चीज़ के अंदर, ना मैं JUI को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उस चीज़ के अंदर। हाँ, मुझे जो उस चीज़ के अंदर था, लेकिन अगर एक नहीं देखे ना, अगर इस चीज़ के अंदर कोई विलिंगनेस होती तो शायद कल पार्लियामेंट का जो सेशन हो रहा था आपके सामने भी था कि पहले उसका एक टाइम हुआ, फिर दूसरा हुआ, फिर कैबिनेट की मीटिंग हुई, उसके बाद वो चीज़ें आगे गई। तो अब आगे उससे आगे चलते हैं। अब आगे ये चलते हैं कि जब आज भी उस चीज़ पे नहीं आया और ड्राफ्ट जो है वो एक प्रपोजल्स की सूरत के अंदर है, गवर्नमेंट का कॉन्डक्ट होना एक और बात है, और डेफिनेटली जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका राइट होता है कि एक दूसरे पर क्रिटिसाइज करना, लेकिन साइमल्टेनियसली अतर इम्पॉर्टेंट इस चीज़ के अंदर भी है कि अगर इन चीज़ों के अंदर आई है तो हर पॉलिटिकल पार्टी जो पार्लियामेंट का हिस्सा है या इवन हमारे लॉयर्स की बार एसोसिएशंस हैं, इन्हें अपना काउंटर प्रपोजल्स जो है वो देना चाहिए, उसकी फेवर में देना चाहिए, उसके अगेंस्ट के अंदर देना चाहिए, सिस्टम की बेहतरी के लिए देना चाहिए, ताकि हम उस क्रिटिसिज्म से निकल के हम एक उस तरफ भी जाएं जो पाकिस्तान के लोगों का जेन्युइन मसला है। इसके ऊपर मैं हाफिज साहब आता हूँ, मैं जदून साहब को इसमें शामिल करना चाहता हूँ। जदून साहब, आपने ये मुजव्वजा तरमीम देखी होगी। अब नई एक कोर्ट बनाने की बात हो रही है, आईनी कोर्ट, जो एक तरह से उसका जो फैसला होगा वो तमाम कोर्ट्स के ऊपर लागू भी होगा। और एक चीज और जो मैं इसमें पढ़ रहा था कि जो तरमीम की जाएगी या जो दीगर मामलात हैं उनके ऊपर कोई भी अदालत क्वेश्चन नहीं कर सकेगी, और उसका कोई भी फैसला अगर होगा तो वो एक तरह से लीगली उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ये तो बुनियादी तौर पे आप एक बड़े अनप्रेसिडेंटेड किस्म की चीजें हमने देखी इस तरमीम के अंदर। तो आप इसको ओवरऑल किस तरह देखते हैं? बहुत शुक्रिया। देखें, थोड़ा सा टाइम आप देंगे कि बेसिकली इन्होंने आइन के अंदर तरमीम करनी चाहिए। तो आइन जो होता है उसकी डेफिनेशन ये, इट इज़ सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड स्टेट। अब अगर आप एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर चेंजेस करना चाह रहे हैं, चाहे वो जुडिशल रिफॉर्म्स की सूरत में है, चाहे किसी और कोर्ट क्रिएट करने के लिए, उसमें लोगों को जो स्टेक होल्डर हैं, बार एसोसिएशंस हैं, वकला हैं, उनको पता ही नहीं है कि ये क्या चेंज होने जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन के 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल जो हैं, अगर पार्लियामेंट के पास फुल अख्तियार है कि वो आइनी तरमीम भी कर सकती हैं, वो लॉ भी बना सकती हैं, लेकिन कोई ऐसी तरमीम, कोई ऐसा लॉ नहीं बन सकता जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हो। कोई ऐसा लॉ या कोई ऐसी आइनी तरमीम नहीं हो सकती जो अदलिया की आज़ादी पे कदगन लगा दे, और कोई ऐसा लॉ और कोई ऐसी आइनी तरमीम नहीं हो सकती जो इस्लामिक प्रोविजन पे कदगन लगा दे। अब ये 3 चीज़ें जो है, इन पे इंटरप्रटेशन करेगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, आया जो पार्लियामेंट ने लॉ पास किया है वो इस पे कदगन लगाता या नहीं लगाता।
तो मेरे ख्याल में ये अदलिया की आज़ादी पे छुप के आइनी हमला किया गया है। सुप्रीम कोर्ट पे आइनी हमला किया गया है छुप के, ना किसी को बताया गया है कि क्या करने। तो उस सुप्रीम कोर्ट को अपना दफा करना आता है। और अभी मैं आपको बताता चलूँ, मेरी एक स्टूडेंट ऑफ लॉ के तौर पे इसमें ये आनी तरमीम नहीं हो सकती, ना ही होंगी। जो मर्जी कर ले, जिसने भी मुसवदा छुप के बनाया है और सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग पे बड़ा सख्त अटैक किया है, ये इससे बड़ा धमाका जो है उसने किया है। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट भी बच गई है, वो लोग जो उसके स्टेक होल्डर हैं अभी फ़िलहाल वो भी बच गए हैं। तो अल्लाह हमें इस हमले से बचाए। देखें, रिफॉर्म्स आप करें, लेकिन जब तक आप उसको सीक्रेट रखेंगे, जब तक हमें बताएंगे नहीं कि हमारी राय नहीं लेंगे उसमें, उस वक्त तक कोई रिफॉर्म्स जो है, चाहे वो जुडिशल हो, चाहे वो कोई इकनॉमिक रिफॉर्म्स हो, अगर आप आइन के अंदर तब्दीली ला करना चाहें तो वो नामुमकिन है। जब तक अब देखिए ना, मुसवदा आप 10 बजे इजलास हो रहा है, 8 बजे हो रहा है, 12 बजे हो रहा है, इस पर तो कोई सारे इतफाक़ करते हैं और किसी के पास मुसवदा नहीं है। और आप आज जो मुसवदा है इसके अंदर इतनी मेजर चेंजेस की गई हैं कि सुप्रीम कोर्ट को तो एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेवल के बराबर कर दिया गया है। उस पर बहुत बड़ा अटैक किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस बैठे हुए हैं वो सारे कॉम्पिटेंट हैं, जो वहाँ पे अपॉइंटमेंट हुई है, और मुझे पता है कि वो अपनी जो सेफ्टी है उसको किस तरह सिक्योर करेंगे। और ये आनी तरमीम मेरे ख्याल में जो मैं आगे फ्यूचर में देख रहा हूँ, ये बिल्कुल नहीं होंगी। ठीक है। अच्छा शौकत बसरा साहब, हुकूमत ये कहती है कि यहाँ पे निज़ाम अदल में बहुत सारे मसाइल हैं, आप लोगों की जमात मसाइल को हल तो करना नहीं चाहती है और किसी भी मामले पे हमारा साथ नहीं देती। उन्होंने आपको भी एंगेज करने की कोशिश की, कमेटी में बुलाया, और वो ये कह रहे हैं आप हमारे साथ बैठे हैं, हम तो मुल्क के मफाद में ये तरमीम कर रहे हैं। तो आप भी इसको ऐसे ही देखते हैं, ये मुल्की मफाद में हो रही है? अगर हो रही है तो फिर आपको भी साथ देना चाहिए। अतर भाई, ये गैर आइनी तरमीम, आज़ाद अदलिया, पाकिस्तान की जमहूरियत और पाकिस्तान पर हमला है, पाकिस्तान की सालमियत पर हमला है। और फिर आप अंदाज़ा ये करें, आपने कहा कि मैं ऑन बोर्ड लिया गया, ये आपको मैं एक बहुत बड़ी खबर दे रहा हूँ अतर भाई। हम लोग एक स्पेशल कमेटी बनाई गई, हमें वहाँ कमरे में बंद किया गया, बिठाया गया सबको, और हमें कहते क्या रहे कि यार आप बस पास कर दें, आप पास कर दें जो तरमीम। उन्होंने कहा तरमीम है किधर, वो लाएं तो सही। उन्होंने कहा वो तो हमने भी अभी तक नहीं देखी हैं। इसके ऊपर मैं आपको और बात बताऊं, अख्तर मेंगल साहब को फ़ोन किया, जो बड़ा वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वाला ये बाऊजी, जो अब काउंसलर बनने के काबिल नहीं रहा, वो उसने फ़ोन किया अख्तर मेंगल साहब को कि हमें आपकी हमायत चाहिए। उन्होंने कहा मियाँ साहब मुझे व्हाट्सएप कर दें, वो मुल्क से बाहर हैं, मुझे व्हाट्सएप कर दें कि ड्राफ्ट क्या है। मियाँ साहब ने कहा वो तो अभी इस्टेब्लिशमेंट के पास है। तो अब अख्तर मेंगल साहब ने कहा मियाँ साहब वोट को इज्जत दो। ये सुनते ही मियाँ साहब ने फ़ोन बंद कर दिया। अब सूरत ये है, आप मुझे ये अभी अख्तर मेंगल साहब का एक ट्वीट आया है, उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान पर हमला है, पाकिस्तान की इकाइयों पे हमला है, और बड़ी जदून साहब ने ज़बरदस्त बात कही है। देखें, ये जो पाकिस्तान का आइन है, ये एक ज़मानत है पाकिस्तान को इकट्ठा रखने की। और आपको याद होगा कि 1973 में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने तमाम पाकिस्तान की जमातों को इकट्ठा किया, कंसेंसस किया, तब जाके ये आईने पाकिस्तान बना। और आज भुट्टो के वारिस क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान की जमहूरियत से खिलवाड़ कर रहे हैं। और दूसरी बात मैं आपको अर्ज करूं, एजेंडा एक ही है कि तमाम इदारों को अपने ताबे करना। जजेस जो कुछ उन्होंने ज़ाहिर फैसले दिए, उनको आज जजेस खुद बेचारे इंसाफ मांग रहे हैं, और ये इनको बनाना चाहते हैं पंजाब पुलिस, इनको ये बनाना चाहते हैं अपने ताबे, जैसे हुक्म जाए उसके मुताबिक सजाएं दी जाएं, उसके मुताबिक फैसले आए। तो मेरा ख्याल है इन तरह मीम के हो जाने के बाद, पहले खैर हम तो सोमालिया और म्यांमार बन चुके हैं, कि जो पाकिस्तान में अब सूरत यह है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास ओहदा है, जिसके पास ताकत है, वो पाकिस्तान के अंदर कत्ल करे, वो पाकिस्तान के अंदर वजीर आज़म बन सकता है, सदर बन सकता है। और ये मेरे और आपके रहने वाला पाकिस्तान नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ ये बता दूं, हम इंशाल्लाह अदलिया की आज़ादी के साथ खड़े हैं, और इनका ये ख्वाब रह जाएगा अगर ये पाकिस्तान को बनाना, रिपब्लिक बनाना चाहते हैं। ठीक है, इस पे जरा मजीद गुफ्तगू करते हैं। हमने देखा कि इस साल के अंदर मौलाना का किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट रहा, हुकूमती शख्सियात भी उनसे मिलती रही, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले भी जाके उनसे मिलते रहे, और एक तरह से आपको लगा कि अगर आप डेमोक्रेटिक जो फोर्सेज हैं, जो आपकी पॉलिटिकल फोर्सेज हैं, उनसे अगर आप हाथ मिलाएं तो उसका हमेशा नुकसान नहीं होता। क्या इसमें तहरीक इंसाफ के लिए भी कोई सबक है
इसलिए कि माजी में तहरीक इंसाफ मौलाना के हवाले से क्या कुछ कहती रही, वो भी हमारे सामने है। इस पे गुफ्तगू करते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक जी। अच्छा हाफिज साहब, एज ए माहिर कानून, यकीनन ये जो तरमीम है, ड्राफ्ट है, इसका आपने भी देखा होगा, आपका क्या सेंस है? इसमें क्या कोई ऐसी चीज भी है जो अच्छी है, जो पॉजिटिव है? बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर तनकीद भी हो रही है, तो ओवरऑल आपको क्या महसूस हुआ इसको पढ़ के? देखिए अतर, एक तो चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि पाकिस्तान का जो निज़ाम इंसाफ है, या पाकिस्तान का जो सुप्रीम कोर्ट का एक प्रोसेस 10-12 साल से चल रहा है, या पाकिस्तान का जो हाई कोर्ट्स का या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का सिस्टम है, इसको बेहतर करने की बड़ी गुंजाइश है। और उसके दो ही आपके पास पैरामीटर्स हैं। एक ये है कि आपका पब्लिक परसेप्शन क्या है, और दूसरा उस इंस्टीट्यूशन की डिलीवरेंस क्या है। अगर आप चले जाएं पाकिस्तान के किसी भी हिस्से के अंदर, तो आपके सामने जुडिशरी का जो इंडिकेटर्स है, या उसके बाद जो हमारी लेजिस्लेशन का इंडिकेटर्स है, वो भी आपको नज़र आ जाएगा। और दूसरी तरफ आप हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर की स्पीच ही सुन लें, तो उससे भी आपको इंडिकेटर नज़र आ जाएगा कि किस जज के मुतालिक उनकी क्या राय है, या किस चीफ जस्टिस के मुतालिक उनकी क्या राय है। अब उससे आगे ये है कि आगे हमने करना क्या है उस चीज़ के अंदर। अब इसके अंदर जो मेजर चीज़ें मैं समझता हूँ कि जिसके अंदर हर दौर के अंदर बात होती रही है, वो होती रही है आपकी नंबर 1 ये है, और वो उस जो एक COD था जिसके अंदर ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का एक कॉन्सेप्ट है, ये दुनिया में कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। दुनिया के डेवलप्ड ममालिक के अंदर भी है और डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर भी है। इसमें आपका जर्मनी भी है, ऑस्ट्रिया भी है, स्पेन भी है, साउथ अफ्रीका भी है, और दूसरे ममालिक हैं जहाँ के ऊपर आपका कॉन्स्टिट्यूशनल एक कोर्ट का कॉन्सेप्ट है, और वो इंडिपेंडेंट डील करता है आपके कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के ऊपर, आपके इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ के ऊपर, और उसके बाद तो आपके जो इंट्रा गवर्नमेंट इश्यूज़ हैं, जिस तरह हमारा एक फेडरेटिंग यूनिट्स है जिसके अंदर प्रोविंस का और वो सारा एक है, वो उसके अंदर डील करता है। और उसका सारे का सारा जो आपका एलिवेशन का प्रोसेस है, वो उनकी पार्लियामेंट्स की कमेटीज़ करती हैं, और उसके बाद एक आता है। अब चूंकि हमारे मुल्क के अंदर ये है कि एक पॉलिटिकल आपका बहुत ज़्यादा जो है वो फैब्रिक जो है, उसके अंदर एक ऐसी चीज़ आ गई है कि ना हम एग्जिस्टेंस को मान रहे हैं, ना हम किसी के साथ बैठ के बात कर रहे हैं, लेकिन विक्टिम सारे हम इस सिस्टम का हैं। विक्टिम हम पुलिस का भी बनते हैं, विक्टिम हम जुडिशरी का भी बनते हैं, विक्टिम हम इस ब्यूरोक्रेसी का भी बनते हैं, लेकिन अगर हम उसके इनिशिएटिव्स की तरफ जाएं तो वो नहीं। अब आप देखें कि क्या पाकिस्तान के अंदर जो आपका एलिवेशन ऑफ जजेस का प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर है, उसके अंदर बेहतरी की गुंजाइश है, या पार्लियामेंट्री रोल जो है वो बढ़ना चाहिए? तो आप अगर 2010 की अमेंडमेंट से लेके जो पार्लियामेंट ने ओरिजिनल की, उसके बाद 19th अमेंडमेंट जिस तरह आपकी फोर्स करके आई, और उसके बाद अगर आप देखें तो आप सारी बार एसोसिएशन से पूछ लें, पॉलिटिशियंस, लॉयर से, उसके अंदर बेहतरी की गुंजाइश जो है वो आपको मौजूद है, और पार्लियामेंट्री रोल की भी एक गुंजाइश है कि जिसके अंदर करना चाहिए। आप समझते हैं हाफिज साहब कि ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है कि जिसके ऊपर फर्दर डिस्कशन हो सकती है? देखें अगर जो इंपॉर्टेंट चीज उसके अंदर है वो ये है कि एक ऐसी चीज जिसको करने जा रहे थे, उसको पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस ने रोका, और उस रोकने के बाद जो है उसको पब्लिक किया। अब उस पब्लिक के बाद एक डिबेट बनी है, उस डिबेट के ऊपर भी हमें बात करनी चाहिए, जो पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ को बेहतरी कर। गवर्नमेंट कॉन्डक्ट चलता रहेगा, सियासत चलती रहेगी, पॉलिटिक्स चलती रहेगी, वो हर एक जगह उसके अंदर है, लेकिन साइमल्टेनियसली हमें को रेजोल्यूशन तो देना चाहिए ना। हम ना फाइज ईसा साहब को चीफ जस्टिस एक्सेप्ट करते हैं, ना हम मंसूर अली शाह साहब के लिए गुडविल करते हैं। अब 5 चीफ जस्टिस देख लें जो हमारे मुल्क के आए हैं, अनवर ज़हीर जमाली देख लें किस तरह हमने क्रिटिसाइज किया, साकिब निसार साहब आप देख लें, उसके बाद दूसरे जजेस आप देख लें, और अभी भी जो आप आके आउट गोइंग जाने वाले हैं उनका आप हाल देख लें कि हम उस लेवल पे चले गए। तो मेरा ये ख्याल है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज का या हमारे एज ए लॉयर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अल्टरनेट के तौर पे लेके आए, और उसके बाद जब प्रपोजल्स आती हैं, प्रेशर बनता है और सिस्टम की बेहतरी हो, बट अल्टीमेट जो है वो आपकी पार्लियामेंट में फैसला करना है कि वो करती क्या है। बिल्कुल आपने वजह फरमाया कि कोई दो राय नहीं कि सिस्टम में बड़ी गुंजाइश है कि इसको बेहतर किया जाए, लेकिन अब बेहतर किस तरीके से किया जाए ये एक ऑब्वियसली डिबेटेबल चीज है। जदून साहब, ये इसमें जो तरमीम हमने देखी उसके अंदर हाई कोर्ट के जज साहिबान की पोस्टिंग का मामला भी है कि उनको ट्रांसफर किया जा सकता है, और आपको पता है कि ये 6 जजेस के खत वाला मामला है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस से काफी गिले शिकवे हैं। फिर जो नई वफाकी आईनी अदालत बनेगी उसके मौजूद चीफ जस्टिस साहब जो है उनकी उम्र 68 बरस हो सकती है, यानी 68।
तो वो लगता है इस तरह है कि ये लोगों को जहन में रख के कानून साजी की गई है, उसकी वजह से भी एक रिएक्शन आ रहा है। आप समझते हैं कि कोई ऐसे ही मामला थे या फिर कोई वी आर रीडिंग टू मच इनटू इट? देखें, इस पे तो कोई दो राय नहीं है कि जो जुडिशल रिफॉर्म्स हैं या जो मुल्क का जुडिशल सिस्टम है वो प्रॉपर तरीके से नहीं चल रहा, केसेस की बहुत ज़्यादा पेंडेंसी है। लेकिन केसेस की पेंडेंसी इस आखिरी महीने में तो नहीं हुई है, ये तो पीछे से चली आ रही है। लुक एट द टाइमिंग ऑफ द अमेंडमेंट के ये किस अमेंडमेंट किस टाइम पे करना चाहते हैं। आज से 1 साल पहले जब ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पास किया इसी गवर्नमेंट ने, तो उन्होंने उसमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया कि जी एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल केस आएगा वो 5 मेंबर बेंच बनाएगा। उस वक्त गवर्नमेंट सोई हुई थी कि आप एक इसका एक लदा कर दें या बेंच ही टोटल लदा कर दें या एक आईनी अदालत का कोई तजवीज़ दें ताकि लोग इस पर डिस्कस कर सकें। आज तो सिर्फ एक बॉटम लाइन इस पूरे अमेंडमेंट की है कि जो चीफ जस्टिस कमिंग है मंसूर शाह साहब, उन्होंने एक फैसला दिया है रिजर्व सीट में, तो उसको रोकने के लिए सारी गेम प्लान बनाई जा रही है, कभी इधर से कभी उधर से। पहले देखे ना, इन्होंने जेब में 2 अमेंडमेंट रखी हुई हैं, 2 ड्राफ्ट रखे हुए हैं कि जी उम्र बढ़ा दो, जब इस अच्छा उम्र में मौलाना साहब राजी नहीं जी ये वाला ड्राफ्ट आगे कर दें। देखें, इस तरह का आईनी तरमीमें नहीं होती। इस कौम के साथ जितना मजाक हो रहा है इससे पहले कभी नहीं हुआ। इस पे कोई बंदा, ये हम तीनों बैठे हुए हैं, कोई इसमें हमारा डिसएग्रीमेंट नहीं है कि तरमीम होनी चाहिए। पाकिस्तान का निज़ाम डिलीवर नहीं कर रहा, लेकिन उसका एक तरीक़ाकार है। जब असम्बली वजूद में आई थी या उससे पहले पीटीएम की गवर्नमेंट थी, उस वक्त ये तजवीज़ देते पीटीआई को कही, या अब भी कहते हैं कि ये एक अपोजिशन जमात है, आप आए मिल के बैठे इस कमेटी के अंदर, ये वाली तजवीज़ लेके आते हैं, बार कौंसिल को बताते हैं, बार एसोसिएशन को बताते हैं, जो वकला जो स्टेक होल्डर हैं, हम लोग बैठे हुए हैं, हम सबको बताते हैं कि ये तरमीम कर जाते हैं। इससे कोई डिसएग्रीमेंट नहीं करेगा कि जी आप केसेस की पेंडेंसी कम करें। लेकिन अब 6 जजेस जब खत लिखें तो आपके रोटेशन होनी चाहिए। जब हम 4 साल पहले सारी बार कौंसिल इस्लामाबाद रोती रही कि जी रोटेशन करें, जजेस हमें तंग करते हैं उसको, तो आपके कान में जू नहीं रिंगती। तो ये नहीं हो सकता कि आपकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी जितनी टाइमिंग है ये मेला फेडी है कि आप इसको सबूताज करना चाहते हैं जो कमिंग जो चीफ जस्टिस है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये काम होने वाला नहीं है और ना ये होएगा इस वक्त। ठीक है। वैसे तो देखिए, वकला की जानिब से बड़े सख्त बयानात आ रहे हैं। बलूचिस्तान बार कौंसिल का भी एक लेटर सा सामने आया हुआ है, दीगर लोग भी बड़े सख्त अल्फाज में वकला की जानिब से रिएक्शन आ रहा है। पर शौकत बसरा साहब, हमने देखा कि मौलाना का यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार रहा। हुकूमत वाले दोस्त तो ये समझते थे कि तरमीम हो गई है, उन्होंने सारे लीडरान को भी भेज दिया, मियाँ साहब भी माशाल्लाह आए हुए थे लाहौर से, फिर वो वापस गए। तो अब आपको भी थोड़ा सा ये चीज रियलाइज करनी चाहिए कि जो सियासी इत्तेहादी होते हैं उनके साथ चलना चाहिए, सियासी कुफ्तों को एंगेज करना चाहिए। इसलिए कि तहरीक इंसाफ पे ये क्रिटिसिज्म है कि आप लोग सियासी लोगों के साथ नहीं चलते। अतर भाई, अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब इसी तरह आज़ाद अदलिया के लिए और आईने पाकिस्तान के लिए खड़े रहे तो मैं यकीनी तौर पर कह सकता हूँ कि उनका नाम तारीख़ में सुनहरी अल्फाज में लिखा जाएगा। इस वक्त तारीख़ जो है ना, तारीख़ किसी को माफ़ नहीं करती। अब तारीख़ दुराहे पर है। अब पाकिस्तान एक इंतहाई टेस्टिंग टाइम पे खड़ा है। एक तरफ पूरा पाकिस्तान इमरान खान की क़यादत में मुत्तहिद है और एक तरफ ये चंद अफराद और चंद ख़ानदान हैं, बल्कि क्रिमिनल एलीट है, जो पाकिस्तान को अपनी लूटी हुई दौलत के लिए, अपने इक़्तिदार के लिए तमाम इस्तेमाल करना चाहते हैं, तमाम तरामीम लाना चाहते हैं। इसका मेन मकसद मैं आपको फिर बात बताऊं कि इमरान खान साहब तहरीक इंसाफ और आज़ाद अदलिया का सर कुचलना है। आपने कहा कि हमें बिल्कुल डायलॉग क्यों नहीं करते। हम तो आज भी बार बार इमरान खान साहब जेल से कह रहे हैं कि मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूं, रूल ऑफ लॉ। आईने पाकिस्तान के ताबे तमाम इदारे जिनका रोल डिटरमिन्ड है, तमाम इदारे उस रोल में चले जाएं। तो मुझे बताइए हम क्या कह रहे हैं, क्या मांग रहे हैं? कोई डील मांग रहे हैं मुस्लिम लीग नून वालों की तरह, या ये जो इस वक्त? वैसे बसरा साहब, आपको पता है JUIF का भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला वो इलेक्शन कमीशन ने अपने सामने रख लिया गालिबन 18 तारीख को। देखें अतर भाई, इस वक्त मैं फिर कहूं फिस्तायत, जुल्म और जबर का निज़ाम है। लेकिन बिल्कुल जदून साहब ने जो बातें कही हैं, पूरा पाकिस्तान इनकी भूल है। ये तरामीम भी ले आएंगे और पाकिस्तान को आगे लगा लेंगे। लेकिन मैं आपको एक और अर्ज करूं, हाँ रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, रिफॉर्म्स होनी चाहिए। रिफॉर्म्स कौन करते? देखिए, कोई इदारा भी अवाम के बगैर नहीं चल सकता। जब तक अवाम इदारों के पीछे नहीं होती, इदारे अवाम का, अगर आप अवाम का नाम है, अगर आप जंग में भी चले जाएं, क्या फौज जंग लड़ती है? नहीं, आपकी अवाम जंग लड़ती है। आज पूरी कौम कंसेंसस करके बैठी है।
अल्लाह ना करे इस वक्त जो पाकिस्तान में हालात हैं, आप बलूचिस्तान में देख लें, केपी में देख लें, आज महंगाई, बेरोजगारी, अफरा तफरी, अल्लाह ना करे कोई एक ऐसा छोटा सा वाक्य भी हो गया तो हालात संभाले नहीं जाएंगे। इसलिए ये जो एजेंडा लेकर बढ़ रहे हैं, और दूसरी बात मेरे भाई मुझे बताएं, कौन तरमीम कर रहा है? जिनके पास ना अवाम का मैंडेट है, ना ये जीते हुए लोग हैं, जो तमाम के तमाम फार्म 47 की पैदावार हैं, इसीलिए तो इनकी कोई हैसियत और औकात नहीं है, इसीलिए तो ये पपट्स हैं कि ऊपर से देखे ना हाफिज साहब जिनकी एस्टैब्लिशमेंट के जाहिर है बिहाफ पे वहां पे मुज़ाकरात करने गए थे मौलाना फजल रहमान साहब के साथ। अच्छा मैं बात कर लूं ना, अच्छा मैं बात कर लूं, अच्छा मैं बात तो करूं ना, एक सेकंड मैं बात तो करूं। आप जो है यार हाफिज साहब बात नहीं आप, मैं आपको बार-बार ये कह रहा हूं बात कर लें कि आप इस तरह के मैंने क्यों कहा है, चले अब मैं अच्छा मैं इस तरह कर लेता हूं, इस तरह कर लेता हूं। देखिए मैं इसलिए कह रहा हूं हाफिज साहब, आप ना मुस्लिम JUI में हैं, ना मुस्लिम लीग नून में, ना पीपल्स पार्टी में, चले इस बात को छोड़ देते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अगर ये जो चले हुए कारतूस हैं जो अब कौंसलर मुंतखब नहीं हो सकते, ये कोई नया आइन बनाना चाहते हैं तो आए, पहले फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाएं, कौम जिस को मैंडेट दे वो आकर रिफॉर्म्स करे। क्या एस्टेब्लिशमेंट ने रिफॉर्म्स की जरूरत नहीं है? क्या आपकी पार्लियामेंट पे हमला होता है, 25 करोड़ का मुल्क है, 25 करोड़ को रिप्रेजेंट करता है, वहां पर नकाब पोश और नामालूम अंदर जाते हैं, MNA को इलेक्टेड को उठा लेते हैं, बत्तियां बंद कर दी जाती हैं, और आज क्या तमाशा लगा हुआ है इस मुल्क के अंदर। मेरे ख्याल में वो जो पार्लियामेंट से गिरफ्तारियां हुई हैं उसका हुकूमत को बड़ा नुकसान हुआ है। शायद जो है तरमीम थोड़ी आसानी से पास हो जाती अगर वो हरकत ना होती, पर एनीवे उस पर गुफ्तगू करते हैं। एक छोटी सी जी हाफिज साहब, एक तो ये बताइएगा कि आपको वैसे अभी जो ये बात हो रही थी कि मौलाना ने आपको बुलाया था, मतलब आपने कहा कि JUIF से भी आपका ताल्लुक नहीं है और भी किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं है, तो कानूनी मशवरा आपसे लिया गया, कानूनी नुकात के ऊपर बात हुई कि क्या आपका रोल क्या था इस सारी डिस्कशन में? देखिए तो चीज़ ये है कि कोई भी शख्स जो है अगर किसी लॉयर से बात करता है, और मेरा ख्याल है कि शायद उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जाया जाए कि जब मुबारक सानी का एक मामला आया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, और उसके अंदर मैंने पाकिस्तान के जो एक लिस्ट आई थी फेडरल गवर्नमेंट की, उसके अंदर पाकिस्तान के 8 इम्पॉर्टेंट जो थे, उसके अंदर मुफ्तीज़ भी थे और उसके अंदर जो आपके रिलीजियस पार्टीज़ के लीडर्स भी थे। और जब मामला शाम तक किसी तरह रिज़ॉल्व नहीं हो रहा था, तो जब मेरी बारी आई तो उस बारी के अंदर जाके जो है मैंने एक आर्गूमेंट्स की और मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कहा इस चीज़ के अंदर कि जी आपको अपने फ़ैसले वापस लेने चाहिए, नहीं तो आपका जो फ़ैसला आया हुआ है वो पाकिस्तान के आइन, कानून और हमारी शरीयत या मज़हब के ख़िलाफ़ है। जब पार्लियामेंट एक सेटल डाउन कर लेती है तो उसके बाद जो है चीज़ें जो हैं वो इस तरह की इंटरप्रटेशन के अंदर नहीं जाती। उस प्रपोजल्स को उन्होंने माना और उसके बाद मौलाना फजल रहमान आए, उन्होंने अपनी एक बात की और उन्होंने कहा कि जी जो हाफिज़ साहब ने कहा, और मैं प्रोफेसर साजिद मीर साहब को रिप्रेजेंट कर रहा था उस केस के अंदर, जो कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। उसके बाद ये है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने उन फैसलों को अंडू किया, कहा कि एज ए साइटेशंस नहीं आएंगे। तो उसके बाद कोई भी शख्स जो है वो अपने पॉलिटिकल केसेस के लीगल प्रोसेस के अंदर जो है वो मशवरा कर सकता है, और वो मशवरा जो है वो अगर आपको एज ए लॉयर बुलाया जाता है या आपसे बात की जाती है उस चीज़ के अंदर, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हर एक के अंदर जो ठाप ही लगा के आप ये बैठे कि जी आप सिर्फ एक पॉलिटिक्स के अंदर आएंगे तो फिर ही आप किसी जगह जा सकते हैं या बैठ सकते हैं। और मेरा ये ख्याल ये है कि अगर जो चीज़ आपके सामने भी आई है या इस तरह आया है तो उसका परसेप्शन जो है जो चेंज करने की कोशिश की जा रही है। अल्टीमेट आपके सामने चीज़ ये आई है कि एक डेमोक्रेटिक फोर्स के अंदर जो चीज़ें आई हैं वो पब्लिकली एक प्रोसेस के अंदर आई हैं, और पाकिस्तान का हर एक लॉयर जो है अगर किसी जगह उसे कहा जाता है कि हमें एडवाइस की ज़रूरत है, वो जाता भी है, वो देता भी है। कभी लोग उसके पास आ जाते हैं, और अगर आपके इस तरह पॉलिटिकल लीडर इस लेवल के अंदर हों तो उस प्रोसेस के अंदर जाके अपनी एडवाइस दी जाती है। मसला उसको इम्प्लीमेंट करने का जो है वो उस पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स पे है या उस निगोशिएशंस के अंदर है। तो मेरा ख्याल है ये दुनिया भर के अंदर एक होता है कि आप अपने जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी जो एक असाइनमेंट्स होती है उसके अंदर एक राय होती है। वो हमारे पास PTI के लोग के भी कैंडिडेट्स आए, अभी इनके सेनेटर्स कई थे जिनका ECL के अंदर नाम था, मैंने उनमें निकाला है। PMLN के भी आते हैं, सारे उस चीज़ के अंदर आते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो हमने एक ठाप वाला एक जो ठाप वाला सिलसिला लगाया हुआ है, ये इस तरह की हम एंगल्स पे बात करते हैं,
हमें अपने इशू पे बात करनी चाहिए, और अगर बात है तो उसका काउंटर नैरेटिव करना चाहिए कि जी ये हमारी प्रपोजल है, ये अगले की प्रपोजल है। सिर्फ इस चीज के अंदर पर्सनैलिटीज के ऊपर जाके ये इस तरह बात करना जो है, मेरा नहीं ख्याल कि इस चीज के अंदर मुनासिब है। तो यही तो बात है ना, बसरा साहब, प्रॉब्लम ये है कि आप उस प्रोसेस का हिस्सा ही नहीं थे। आपको पता ही नहीं, आप जरा जाके असद कैसर को मिलिएगा कि बात क्या हुई। मैं आपको कह रहा हूं, आप गौहर को मिलिएगा, आपको नहीं तो पता, किसी को नहीं था ना, किसी के पास नहीं था। आप मेरी जमात की आप तर्जुमानी कर रहे हैं। नहीं, आप पता नहीं किस किस की तर्जुमानी कर रहे हैं। हमारी बात, हमारी जमात की तर्जुमानी नहीं, उस मीटिंग नहीं पता। मैं रात की मीटिंग की बात बता रहा हूं आपको। उस रात जब हमारी पार्लियामानी कमेटी स्पेशल बैठी, उन्होंने कहा तो नहीं था ना, किसने कहा है? यार आप कह रहे हैं कि है नहीं कहा। मैंने कहा कि जब तक वो मीटिंग भी थी उस वक्त मसवदा जो है ना मौलाना साहब के पास था ना मैं रात 12 बजे जो गुजरी है, रात 12 बजे बात नहीं, मैं नहीं कर रहा ना, मैं बात कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि वो अतर भाई, अतर एक मिनट बस एक गलत बात मैंने सबकी नुमाइंदगी जा रहे हैं। मैं एक सेकंड ये कह रहा हूँ, अतर साहब आपने ये पूछा, आपने एक सिंपल सी बात पूछी, वो ये पूछी कि जी क्या जिसकी तरफ इशारा किया गया है कि जब वो मीटिंग हो रही थी, मसवदा जो था, जो प्रपोजल्स अभी आई हैं, क्या उस वक्त पीटीआई के पास थी? मैंने कहा नहीं है। क्या वो प्रपोजल जो थी मौलाना साहब के पास थी? मैंने कहा नहीं है उस चीज के अंदर। तो ये एक चीज मैं उसकी तरफ इशारा कर रहा हूं। फिर बात को ट्विस्ट कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि रात 12 बजे तक जब स्पेशल कमेटी बैठी रही, भेड़ों की तरह, बकरियों की तरह फॉर्म 47 के एमएनएस को वहां ताड़ा गया। उस वक्त तक भाईजान हमारी मिन्नतें ये हो रही थी हमारे लोगों की कि खुदारा आप तरमीम पास कर दें। उन्होंने कहा यार हमारे सामने ड्राफ्ट तो लेके आओ। उन्होंने कहा भाई वो हमारे पास भी नहीं है। तो ये बताएं किस तरह का पाकिस्तान के अंदर, अब पाकिस्तान को क्या बनाना, रिपब्लिक तो बन चुका है, क्या चाहते हैं कि ये 25 करोड़ का मुल्क है, अब खुदारा रहम करें इसके ऊपर। मैं जरा जदून साहब को शामिल कर लूं। जदून साहब, एक तो मियां साहब भी आए थे इस्लामाबाद, पर फिर सुना है कि थोड़ा सा मायूस होकर वापस गए हैं, वो जो नंबर्स थे वो पूरे नहीं हो सके। और दूसरा, अब जिस तरह के बयानात हमें बार काउंसिल्स की तरफ से आ रहे हैं, सीनियर वुकला जो बातें कर रहे हैं, आपको लगता है कि वुकला मूवमेंट कोई रियलिटी में अब बदल सकती है, इस तरफ चीजें जा सकती हैं? देखें, पहले तो मैं थोड़ा सा पार्लियामेंट पे बात करूं। आपकी पार्लियामेंट ना पहले आज़ाद थी ना आज आज़ाद है। अगर कोई बंदा कहता है कि 2018 में पार्लियामेंट आज़ाद थी, उसको इंडिपेंडेंट लोग चला रहे, तो बिल्कुल गलत है। बसरा साहब इसमें, ये हमारे वकील भाई हैं, इनको बिल्कुल रियलिटी एक्सेप्ट करेंगे और करते भी करनी चाहिए। देखिए जब हाँ बिल्कुल जो कहा था कि बंदे हमें आईएसआई पूरे करके देती थी। हाँ तो ये तो देखे ना, आप देखें बाज को देखे ना, एक मैं उसको चाहे अप्रिशिएट करें कि उन्होंने टीवी पे आके सच बताया कि जी हमारा बजट भी नहीं पास होता था और फैज हमीद जो है वो बंदे करके देता था। ये देखे ना, पार्लियामेंट को करने लेकर चला रहा था। अब भी पार्लियामेंट की ऑलमोस्ट सेम पोजीशन है कि बंदे अंदर से नकाब पोस्ट जो है जाके पार्लियामेंट के अंदर अरेस्ट कर रहे हैं। तो उस पार्लियामेंट की डिग्निटी कहाँ पे है? सबसे पहले जितने भी पार्लियामेंटेरियन है, हम तीनों में से तो कोई नहीं है फिलहाल, लेकिन उनको चाहिए कि अपनी इस पार्लियामेंट की डिग्निटी को मेंटेन करें। ये कौन सी पार्लियामेंट है कि अमेंडमेंट कर रही है उसके साथ मसवदा ही नहीं है? जब तक एमएनए उसको पढ़ ना ले, उसको कहें जी मैंने लफज पढ़ना है और जब तक मैं इस पर एग्री नहीं होगा मैंने वोट नहीं करनी। क्या इनको पार्टी से निकाल देंगे ये लोग? क्या एमएनए को कहेंगे आप इलेक्शन लड़े? सारे एमएनए का राइट बनता है, वो एमएनए हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हमारा उन पर ट्रस्ट है, हमारा फिड्यूशियल रिलेशन है एमएनए के साथ कि आप ऐसे मसवदे पे, ऐसी तरमीम पे आप दस्तखत न करें, आप यस न करें जो आपको कहता है कि वो जुडिशरी पे कदगन लगाती है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे कदगन लगाती है या हमारे आइन के फंडामेंटल राइट को इफेक्ट करती है। ये हमारा जो है एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है स्टेट के साथ। बाकी देखिए ना, मायूसी कभी एक को होती है कभी दूसरे को होती है। सबसे बॉटम लाइन ये है कि जुडिशरी जो है उसको इंडिपेंडेंट होना चाहिए। कभी इनके खिलाफ फैसला आएगा, कभी पीएमएलएन के खिलाफ फैसला आएगा, उनको खंदा पेशानी से एक्सेप्ट करना चाहिए। अब मैं आपको एक बात बता दूं, पिछली गवर्नमेंट की प्रेसिडेंट अलवी ने 2 मेंबर कमीशन के ऑर्डिनेंस के जरिए अपॉइंट कर दिए। अब देखें ना, ये कभी भी ऑर्डिनेंस के जरिए जो कॉन्स्टिट्यूशन की लेट डाउन प्रोविजन है उनके जरिए अपॉइंटमेंट हो सके, उन्होंने खुद अपॉइंटमेंट किए। वो हम कोर्ट में गए, कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिए। कोई गलत काम होता है तो कोर्ट में जाकर उसको स्ट्राइक डाउन कराएं, बजाय इसके कि आप कोर्ट में तनकीद करना शुरू कर दें। बिल्कुल सही बात है। मेरे पास जदून साहब टाइम की जरा कमी है, मैं बसरा साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। बसरा साहब अपनी गलतियों को मानना चाह रहे हैं। जदून साहब ने जो बातें कही हैं, पाकिस्तान में कभी भी जमहूरियत नहीं रही, ये बात 100% दुरुस्त है। लेकिन आज जो हालात हैं, जो फिस्तायत है, ये तो माजी में नहीं थी। मैं तो हमेशा यही कहता हूं कि ये कहते हैं कि अदलिया हमारी आइडियल नहीं है, हमारी अदालतें सही काम नहीं कर रही। कब एस्टेब्लिशमेंट इनको काम करने दिया है? मेरे भाई, आज पाकिस्तान में या आमरीत रही है
या आमरीत के लोग रहे, हम तो टोटल 3.5 साल रहे हैं। आज हम क्या कह रहे हैं, अगर हमसे कुछ गलतियां हुई हैं तो हम तो ओपनली कहते हैं कि पाकिस्तान में जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, जब तक अदलिया आजाद नहीं होगी, जब तक आईने पाकिस्तान पे अमल नहीं होगा, पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं हो सकते मेरे भाई। नहीं हो सकते, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और ये सारी सियासी जमातों को रियलाइज करने की जरूरत है कि आप कभी ऑपोजिशन में होते हैं, कभी आप इक्तदार में होते हैं, लेकिन एक चीज जो है वो मुस्तकिल होनी चाहिए, आइन और कानून की पासदारी। जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, आइन को हम नहीं मानेंगे, कानून को नहीं मानेंगे, तो इसी किस्म के हालात चलते रहेंगे। आप तीनों शख्सियत का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका प्रोग्राम देखने का, कल अगेन आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।